हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज SN2 केमिकल रिएक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने SN1 केमिकल रिएक्शन बताया था एंड आपके बहुत सारे ऐसे लाइक्स एंड कमेंट्स आए थे, जो बहुत सारा प्यार आपने मुझे दिखाया, जो कि एक नए चैनल पे एक्सपेक्टेड नहीं होता है इतनी जल्दी। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अभी फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है SN2 रिएक्शंस एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिफोर बोर्ड एग्जाम्स में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको मैं अपनी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द केमिस्ट्री एंड फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स एंड जेई नीट के लिए आपको प्रोवाइड करता रहूँ। चलो शुरू करते हैं इसी बात पे। तो यहाँ पर देख करते हैं व्हाट इज SN2 रिएक्शन। लास्ट टाइम में जिसने भी मेरी वीडियो SN1 की नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगी। तो मैं आपसे पहले ये कहता हूँ या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप पहले SN1 देखो देन SN2 पे आओ, क्योंकि मैंने उसमें सारी प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ रिक्वायर्ड है वो मैंने डिटेल्स में बताई हुई, जैसे व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑल, ये सब चीजें मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताई हुई हैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो एंड विथ फुल ऑफ नॉलेज दूँ रिगार्डिंग SN2 रिएक्शंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। SN2 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12th के लिए। चेक करना बेटा क्या है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, S फॉर बेटा सब्स्टिट्यूशन, N फॉर बेटा न्यूक्लियोफिलिक। अब ये सब मैं डिटेल में SN1 रिएक्शन में आपको बता चुका हूं, तो यहां थोड़ा जल्दी करेंगे। एंड 2 यहां पर अलग है, दैट इज बायमोलिक्यूलर। SN1 में क्या होता था 1 दैट इज यूनिमोलिक्यूलर, यहां पर क्या है बायमोलिक्यूलर। अब चेक करो, मैं थोड़ा बहुत यहां पर भी बता देता हूं। यहां पर देखो एक वर्ड है न्यूक्लियोफाइल। अब चेक करो, इस वर्ड को मैं डिटेल में बता रहा हूं। न्यूक्लियो मीन्स बेटा यहां पर होता है न्यूक्लियस से। चेक करो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और फाई या फिर फिलिक कह सकते हो आप। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन नेचर या फिर लविंग नेचर शो करना। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन नेचर शो करने वाली स्पीशी को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर चेक करो आप, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट है एंड वी नो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कैसा होगा, उसका सिंबल है New- एंड वो खुद नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी। ठीक है, तो फिर से देख लो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर। इसको पढ़ने का तरीका ओरिजिनली क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ऐसे पढ़ते हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं। अब यहाँ पर बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा, यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर वी कैन से इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होगी वो बराबर होगी 2 के। दैट विल बी इक्वल्स टू 2। मतलब यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी 2। कह सकते हो कि यहां पर 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी एक ही समय पे रिएक्शन को कराने के लिए। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग SN2 रिएक्शंस। तो यहां पर आप चेक करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा। सबसे पहली चीज जो यहां पर चाहिए मुझे, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट का मतलब क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है मैं शॉर्ट में बताता हूं। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग चीज से या अलग अलग ग्रुप से पूरी हो, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और ऐसे कार्बन जिस भी सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसपे रिएजेंट आके अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके इसी कंपाउंड पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हेलो एल्केन्स होना चाहिए। दैट इज यहाँ पर एक कार्बन इज टू हेलोजन बॉन्ड होना चाहिए।
चलो डिटेल में पढ़ना है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज पे मैंने पूरा टॉपिक स्टीरियो आइसोमर्स में बताया है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स, एंड SN1 में भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बात की है, तो दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज चेक कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट तो मैंने ले लिया, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने लाएंगे वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत ज्यादा बलशाली होगा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप में हो रहा है, अभी सब समझ में आएगा जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। एंड थर्ड क्या है, यहाँ पर चेक करो SN1 में हम क्या लेते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ कैसा लेंगे बेटा, यहाँ पर लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर का मतलब तो आप जानते ही हो, पोलैरिटी जनरेट होगी, एप्रोटिक का मतलब ए जो आगे लग गया, मतलब दे डू नॉट गिव प्रोटॉन्स, मतलब ये H+ आयंस नहीं देंगे, टूटने पे कैसे आयन नहीं देंगे, H+ आयंस। तो ऐसे कौन हो सकते हैं, ऐसा सॉल्वेंट जो मोस्ट कॉमन लेते हैं बेटा एग्जांपल में, वो लेते हैं एसीटोन। एसीटोन आप सब जानते हो बहुत कॉमन कीटोन है, दैट इज CH3 इसको प्रोपेनोन या प्रोपेन-2-ओन भी कहते हैं। अब चेक करो ये पोलर तो है, क्योंकि जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है पार्शियल नेगेटिव ले लेता है और इसको ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव मिल जाए, तो देखो पोलैरिटी तो जनरेटेड है, लेकिन क्या ये टूटने में इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये एप्रोटिक है, बट ये पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है SN2 में। क्लियर है, इसका भी यूज मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा। चौथा जो है यहाँ पर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद करो SN1 कैसी रिएक्शन थी, मैंने बताया था 2 स्टेप रिएक्शन थी। एंड लास्ट यहां पर जो है देयर इज नो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पर नो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन और इंटरमीडिएट टेक प्लेस। याद करो SN1 में मैंने बताया था आप बच्चों कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहला स्टेप होता है, और दूसरी चीज यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है SN1 में, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लास्ट में बिल्कुल मैकेनिज्म के बाद आपको बता दूंगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी विल मूव डाउन टू द जनरल रिएक्शन एंड देन मैकेनिज्म। जल्दी से ले लो। हाँ बच्चों, तो वापस आ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन SN2 की, जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जनरल बताऊंगा मैं एंड देन वी विल मूव डाउन टू द मैकेनिज्म। तो जनरल रिएक्शन होता क्या है, चेक करो यहाँ पर मैं कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेता हूँ और हेलो एल्केन होना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ। देखो कार्बन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जैसे मीथेन है तो इसमें ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, ये सबको पता होगा। इसी तरह मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर बनाऊंगा। चेक करो एक बॉन्ड जो है क्योंकि हेलोजन के साथ है, हेलो एल्केन में ले रहा हूँ, एक ये है, दूसरा भी बॉन्ड इसी प्लेन में है, मैं हाइड्रोजन के साथ दिखा दिए दे रहा हूँ। चेक करना, ये दो बॉन्ड जो मैंने सिंपल लाइन से बनाए इसी बोर्ड की प्लेन में, बाकी दो बॉन्ड टेट्राहेड्रल में कहाँ होते हैं, एक इस बोर्ड के पीछे होगा, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर आप ऑब्जर्वर हो मतलब अगर ये बोर्ड है तो इसके पीछे निकल रहा होगा, बिलो द प्लेन, और एक बॉन्ड होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, दैट इज टुवर्ड्स यू, जो कि ऑब्जर्व कर रहा होगा इस बोर्ड के आगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो पीछे होता है वो बॉन्ड डैश से डिनोट होता है, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, इसको डैश बॉन्ड कहते हैं। एंड जो आगे की तरफ होता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, इसको बेटा क्या कहते हैं, वेज बॉन्ड कहते हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ SN1 में, फिर बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को ये डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो SN1 रिएक्शन आपको मिल जाएगी, एंड डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज SN1 रिएक्शन को देख लें। तो ये डैश बॉन्ड है, इसको मैं R से डिनोट कर देता हूँ और ये R डैश ले लेता हूँ। तो चारों ही ग्रुप्स अलग है, मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने सबस्ट्रेट तो ले लिया ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन। अब क्या करना है, इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी लेना है। तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, चेक करना, चेक करो। अब यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होता है। तो इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, ये पहले से ही पोलर है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं और ये हाईली पोलर बॉन्ड है। हमें सबको पता है कि हेलोजन जो होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब होगा क्या है यहाँ कुछ ऐसा कि देखो न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं और यहाँ पर यूज क्या होगा, याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
जैसे कि एसीटोन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो चेक करो यहाँ होगा क्या कि ये बॉन्ड तो पोलर है, इसको चाहिए कैसा खाना, इसकी भूख क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको दिख रहा है, रास्ता क्या है, या तो ये ऐसे जाके अटैक कर सकता है, आगे से गया तो इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्रंट अटैक। अगर ये फ्रंट से जाके अटैक करेगा तो इसको फ्रंट अटैक कहेंगे। एक रास्ता और इसके पास, चेक करो, ये तो ये पूरा घूम के जाके यहाँ से पीछे से अटैक करता है, तो पीछे वाले को क्या कहते हैं, बैक अटैक। अच्छा मुझे ये बताना कि कौन सा अटैक पॉसिबल है इस न्यूक्लियोफाइल के लिए। चेक करो, अगर ये आगे से गया तो ये चेक करो, हाइड्रोजन अभी मैंने बताया था काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा क्या इस नेगेटिव चार्ज को दूसरा नेगेटिव चार्ज इधर से आने देगा, नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। फिर समझो अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आया तो इसके पास रास्ते में कौन पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ये खुद कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या इसको आसानी से अंदर आने देगा। बीइंग बोथ नेगेटिवली चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये तो कोई खासा चीज हुआ नहीं इसके लिए कि आसानी से चला। इसके लिए बढ़िया रास्ता कौन सा है, आराम से पतली गली से शांति से पीछे से निकलो। तो यहां से अगर ये आएगा तो इसके लिए सिर्फ एक अटैक पॉसिबल है, दैट इज बैक अटैक, क्योंकि फ्रंट में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर बैठा है एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए जो अटैक पॉसिबल है SN2 रिएक्शन में, दैट इज ओनली बैक अटैक। याद रखना यहां पर फ्रंट अटैक नहीं होता है। अब चेक करो, मैंने बोला था यहाँ पर एक स्टेप मैकेनिज्म है, तो एक ही स्टेप में सब होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इट इज द लास्ट स्टेप, इट इज RDS। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, अब यहां से इसका बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूं आपको, चेक करना। अगर इसने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, इधर से ये बॉन्ड टूटने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अनस्टेबल स्पीशीज। 5 कार्बन बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। अब चेक करो 4 तो वहीं, अगर न्यूक्लियोफाइल भी साथ में जुड़ गया तो 5 बॉन्ड है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको तो जाना पड़ेगा। यू नो हेलोजेंस जितने भी होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप्स होते हैं, अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब आसानी से छोड़ के चले जाते हैं कंपाउंड को अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर चेक करो, जैसे ये जा रहा है तो इधर से न्यूक्लियोफाइल पीछे से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। और इधर से इसकी क्या हो रही है, बॉन्ड टूटने की कोशिश हो रही है, किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां पर बेटा क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। अभी बीच का सीन बना रहा हूं, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, लेकिन मैं बीच की स्थिति बता रहा हूं कि हो क्या रहा होगा। अब अच्छा सोचो, पीछे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ था, इसकी वजह से इधर ऐसे ये 3 बॉन्ड शिफ्ट थे। ठीक है, मिनिमम रिपल्जन की वजह से। अब पीछे से भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, तो ये तीनों एकदम बीच में आ जाएंगे कि इससे भी एग्जैक्टली इतनी दूरी पे रहो, इससे भी एग्जैक्टली इतनी दूरी पे रहो, तो ये एकदम प्लेन में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये तीनों बॉन्ड जो है अब किस में आ गए, प्लेन में। तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, चेक करो, ये तो हाइड्रोजन है, ये चेक करना, ये R है और ये R डैश है। चेक करो, कार्बन की इंटरमीडिएट एक तरीके से बहुत ही नैनो सेकंड के लिए बनता है, बनता नहीं इंटरमीडिएट, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि हो क्या रहा होगा एक्चुअली। तो जैसे ही ये चीज की स्पीशीज बीच में कुछ काम चल रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसे बना रहा होगा, ऐसे टूट रहा होगा, तो ये पेंटावेलेंट ज्योमेट्री का एक इंटरमीडिएट बन जाता है। चेक करो, 5 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने, जिसमें से एक टूटने की कोशिश कर रहा है, जुड़ने की अभी बना नहीं है। कार्बन स्टेबल है क्योंकि अभी एक टूट रहा है, बन रहा है। अभी दोनों नए कंप्लीटली टूटा है, नए कंप्लीटली बना है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर जैसे ही पीछे आया, ये तीनों रिलैक्स हो गए। क्यों, क्योंकि इससे भी उतनी दूरी रखनी है और इससे भी दूरी रखनी, दोनों ही नेगेटिव है। तो ये रिलैक्स होके तीनों कहाँ चले गए, प्लेन में। तो ये प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, एक इधर से टूटने की कोशिश कर रहा है, एक इधर से जुड़ने की कोशिश। अब क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा और X बाहर निकल जाएगा। चेक करना, जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, X तुरंत अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। चेक करो, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ गया, और पहले चेक करो X इधर था तो ये ऐसे मुड़े हुए थे, फिर क्या हुआ, रिलैक्स हुए क्योंकि इधर से भी न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब X निकल गया है और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बचा है, तो ये उल्टे नहीं मुड़ जाएंगे क्योंकि अब इधर से इंपैक्ट पड़ रहा होगा। तो अब चेक करो, पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए और फिर पीछे की तरफ मुड़ गए, मतलब ऑपोजिट मुड़ गए। तो चेक करो, यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, दैट इज कार्बन, और अब की बार पीछे से न्यूक्लियोफाइल बेटा आ गया है। चेक करना,
और यहां पर ये हाइड्रोजन जो है उस तरफ मुड़ जाएगा, ये जो डैश बॉन्ड है ये भी ऑपोजिट साइड आ जाएगा क्योंकि इस साइड से न्यूक्लियोफाइल आ गया है। चेक करो ये R और ये वेज बॉन्ड भी बेटा उसी साइड मुड़ जाएगा, दैट इज R डैश। तो चेक करो ये जिस फॉर्म में था उसका ऑपोजिट फॉर्म ये बना रहा है, तो दैट मींस ये कैसा कंपाउंड बना, मिरर इमेज बना, दैट इज इन्वर्जन कंपाउंड। चेक करो कैसा कंपाउंड बना बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। और मजे की बात ये है इसको कहते हैं वॉल्डेंस इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वॉल्डेंस इन्वर्जन कंपाउंड। तो चेक करो यहां पर सिर्फ कौन सा अटैक पॉसिबल है, ओनली बैक अटैक, सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल है। अच्छा यहां पर कुछ चीजों की बात हो भी गई है कि यहां पर चेक करो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की वजह क्या थी कि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो क्या ये जाके अटैक कर पाता, क्योंकि हेलोजन भी उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर मैं वीक ले लेता तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि बॉन्ड फॉर्म कर देता और ये बॉन्ड तोड़ देता। चेक करो तो इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया कि जाके बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखे इन द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज हेलोजन, और उसको मजबूर करे कि वो लीव करे। ठीक है, दूसरी चीज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है, इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो ये बॉन्ड तोड़ने में भी हेल्प कर रहा होता है। और चेक करो क्योंकि ये सब एक ही स्टेप में हो रहा है, ये मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो यहां पर चेक करो दोनों की रिक्वायरमेंट है। न्यूक्लियोफाइल ना होता क्या रिएक्शन होती है, नहीं होती। अगर ये RX नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन तो क्या रिएक्शन होती, नहीं होती। तो दोनों की जरूरत है, दैट इज वाई रिएक्शन का क्या कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर। बाय मतलब दो मॉलिक्यूल्स जरूरत है इसमें, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा कौन सा है, हेलो एल्केन। तो चेक करो यहां पर इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, दैट इज N 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों की ही जरूरत है। इन द एब्सेंस ऑफ आइदर दिस और दिस द रिएक्शन विल नॉट अकर एट ऑल। तो ये था आपका मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन। तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ जिससे क्वेश्चंस आते हैं जेई नीट एडवांस ये सब जगह पर एंड आपके CBSE बोर्ड्स में। जल्दी से नोट करो, फिर मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूँ, खत्म करते हैं। चलो बच्चों अब SN2 रिएक्शन की जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने स्टेप रिएक्शन होता है, सब लोग बताओगे, अपने घर में चिल्लाओ, मुझे आवाज आएगी, कमेंट्स में चिल्लाओ। कितने स्टेप रिएक्शन होता है, ये होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसा होता है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में। दूसरी चीज यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस तरीके का यूज होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। थर्ड जो यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा लेते हैं बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि एसीटोन। एग्जांपल में लिख दिया दे रहा हूं जो कभी भी वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। फोर्थ यहाँ पर जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, दैट इज इक्वल्स टू K। सबसे पहले हेलो एल्केन पे, दैट इज सबस्ट्रेट, उसकी पावर 1, दैट इज उसके मॉलिक्यूल्स कितने, एक हैं, और साथ में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कितना हो जाता है, 1 + 1 दैट इज 2। अच्छा आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब रेट जो है रिएक्शन का SN2 कौन से कंपाउंड फास्टर देंगे और कौन स्लोअर देंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रेंडी होते हैं क्लास 12th में, स्पेशली इन CBSE बोर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं जम्बल्ड फॉर्म में और पूछा जाता है कि ये बताओ कौन सा तेज जाएगा टुवर्ड्स आइदर SN1 और SN2। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली SN2 रिएक्शन में जो रेट डिपेंड करता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस में। ये क्या बला है, 11th क्लास का हमने पढ़ा नहीं, सर यहाँ पे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ऐसे ख्याल को निकाल दो, सर सब बताएंगे। आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, 11th में 12th में सब पढ़ोगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। यहाँ पर मतलब क्या है, भीड़ भाड़ मतलब क्राउडीनेस। क्राउडीनेस का मतलब समझते हो भीड़ भाड़, है ना, जहां पे ज्यादा मजमा लगा हो, भीड़ भाड़ हो। तो चेक करो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर क्या है, मतलब रेट उतनी तेजी से आकर होगा जितना कम भीड़ भाड़ होगी उस कंपाउंड के अंदर। मतलब क्या, समझाता हूं। चेक करो, जैसे मेरे पास जो कार्बन है या हेलो एल्केन है ऑप्टिकली एक्टिव, वो चेक करो, उसके पीछे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ऐसे हैं कुछ,
ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। तो चेक करो अगर ये X छोड़ेगा तो कितने डिग्री कार्बन है, ये वाला, ये 2 डिग्री कार्बन है। चेक करो। अच्छा एक और लेते हैं, ये कार्बन, ये CH3 जुड़ा हुआ है इसके पीछे, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी P ग्रुप है और ये X है। ये कितने डिग्री कार्बन है चेक करो। ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, कोई और कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इसी तरीके से चेक करो, एक हेलोजन है वो तीनों ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। चेक करो तो ये कितने डिग्री कार्बन हुआ, ये किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये 0 डिग्री कार्बन हुआ। इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन CH3 C2H5 और C3H7। चेक करो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है। अब चेक करो ये हाइड्रोजन छोड़ेगा तो ये कितने डिग्री कार्बन है, क्योंकि वो 3 और कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जो अटैक करना था, चेक करना, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना था वो हर बार आके कहां से करना था, पीछे से करना था। चेक करना, हर बार कहां से अटैक करना है उसको, पीछे से। तो चेक करो कहां पर भीड़भाड़ कम है। चेक करो अगर ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी भीड़ है, उससे थोड़ी कम भीड़ यहाँ है और सबसे कम भीड़ यहाँ पर है। तो चेक करो भाई, तुम कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो और अगर आपको कहीं भी रास्ते में जाम मिलेगा तो आसानी से गाड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो रिएक्शन मतलब रेट आपकी गाड़ी का कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप, जितना ज्यादा डिग्री होगी कार्बन की, उतना ज्यादा भीड़ भाड़। चेक करो ये 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर सिर्फ 1 और इधर है भी नहीं। सबसे तेज तुम खुद बता दो सबसे कम भीड़ किसमें है? 0 डिग्री में। तो याद रखना सबसे तेज रिएक्शन जो देगा हेलो एल्केन वो देगा 0 डिग्री कार्बन वाला सबस्ट्रेट। उससे धीमे कौन देगा? 1 डिग्री। उससे कम बेटा 2 डिग्री एंड लास्ट में 3 डिग्री। ड्यू टू व्हाट फैक्टर? यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। सॉरी फॉर दिस लाइट, अभी आ जाएगी होपफुली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है जो रेट को डिसाइड कर रहा है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना कम भीड़ भाड़ मतलब पीछे के ग्रुप जितने छोटे, जितना कम डिग्री का कार्बन उतनी तेजी से रिएक्शन जाएगी। वेयर SN1 में इसका कॉन्ट्ररी होता था कि जितना ज्यादा डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतनी तेज रिएक्शन। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर 6th, कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी कैसे वेरी करता है। लीविंग ग्रुप समझते हो, हेलोजन कौन सा जुड़ा है, दैट इज यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब चेक करो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? कार्बन टू आयोडीन की। क्योंकि भाई फ्लोरीन से लेके अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाऊं तो यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब एक कार्बन से दूसरे हेलोजन की दूरी लंबी हो जाएगी। तो अब अच्छा मुझे बताओ, सिंपल सी चीज है, 2 चौक लिए, एक मैंने इतनी बड़ी ली है, कितनी बड़ी, कौन सी जल्दी टूटेगी? ऐसा नहीं, ऑब्वियसली लंबी वाली। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर क्या होगा? आयोडीन से कार्बन का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। मतलब अगर लीविंग ग्रुप में आयोडीन हेलोजन प्रेजेंट है तो सबसे तेज रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे तेज Ci होगा, देन उससे छोटा कौन है? Cbr, एंड देन उससे छोटा CCl एंड लास्टली CF। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके बॉन्ड लेंथ के ऊपर। खुद सोचो बेटा, एक बड़ा चौक लिया, एक छोटा, कौन सा आसानी से टूटेगा? बड़ा चौक। तो सबसे लंबा बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे तेज ये देगा, देन ये देगा, देन ये देगा, देन ये देगा विद रिस्पेक्ट टू द लीविंग ग्रुप दैट इज हेलोजन। सो आई होप सो SN2 रिएक्शन आपकी कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है प्लीज कमेंट में ड्रॉप करो। एंड मैं बेट लगा सकता हूं आपसे कि इससे कम देरी में अगर कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आपको SN2 रिएक्शन ऐसी एक्सप्लेन मिले तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए मैं क्लास 12 की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा बोर्ड से पहले, और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करूंगा एंड JEE नीट को ध्यान में रखते हुए कि आपका JEE नीट पीछे ना जाए। फिलहाल आप SN1 SN2 के रिएक्शंस के मैं आपको कमांड देता हूं इस बात पे कि आप SN1 SN2 मेरा पढ़ के आप किसी की भी मॉड्यूल लगाओ, वेदर यू डू LN मॉड्यूल और यू डू MTG XYZ, जो भी मॉड्यूल आपके कोचिंग में चलिए लगाओ। JEE में नीट एडवांस किसी की भी ना लगे
चैनल अनसब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के लिए इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।